गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आर के सिंह आपका फिजिक्स में सहयोगी। और आज जो है डिस्कशन का जो टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है ना। और इसको जो टॉप वो होगा, सब्जेक्ट होगा, जो विषय होगा वो तो हमारा ये है। और यूनिट इसको यूं कहे कि यूनिट एंड डायमेंशन पार्ट थर्ड। पार्ट सेकंड में आप लोगों ने क्या पढ़ा है? पार्ट फर्स्ट में फिजिकल क्वांटिटीज, फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज। उन फिजिकल में कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, कौन डिराइव्ड होती है, फिर उनके मेजरमेंट्स क्या हैं। वो बहुत सारे सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं। FPS हुआ फुट पाउंडर सिस्टम, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड एंड SI ईस्टर्न इंटरनेशनल। और बहुत सारे जो फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड हैं उनका कैसे हम डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। और इस चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ उसको सीखने के लिए वन बाय वन जो भी लेक्चर हो रहे हैं हमारे, उसको बड़े केयरफुली आप लोग एक तो नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि जो क्लास की जो नोट्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्वयं की बनाई हुई। और ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको रेगुलरली आप लोग देखते जाइए, तो चीज़ें जो हैं बड़ी आसानी से आपको वो रिमेंबर हो जाएंगी। यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट थर्ड है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहला है, इसके पहला पार्ट इसमें जो आता है, इसमें तीन तरह की स्पेसिफिक विशेष तौर पर एप्लीकेशन होती है। एक तो होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन मेजरमेंट सिस्टम टू another मेजरमेंट सिस्टम, है ना। कहने का मतलब कि जैसे हमारे पास जो सिस्टम्स हैं मेजरमेंट के, FPS, CGS, MKS, SI, इसमें किसी एक में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमारे पास वैल्यू पता है तो उसको किसी दूसरे में, अगर FPS में पता है तो CGS में बदल सकते हैं, MKS में बदल सकते हैं, SI में बदल सकते हैं, SI में पता है तो MKS में बदल सकते हैं, CGS में FPS में बदल सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल। एक तो जनरल फार्मूला मैं डिराइव करूंगा। जैसे लेट अस सपोज दैट वी हैव अ फिजिकल क्वांटिटी P, है ना। कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, यहां पे अब डिराइव्ड भी, क्योंकि मौलिक जो राशियां होती हैं वो तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, है ना, एक दूसरे पे, क्योंकि उनका नेचर अलग होता है। जैसे टाइम है तो वो द्रव्यमान से बिल्कुल भिन्न है, टाइम और द्रव्यमान में कोई आपस में रिलेशन नहीं होता। उसी तरह से टाइम और करंट में कोई रिलेशन अपने आप में नहीं है। टाइम और सब्सटेंस में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो स्पेशली डिराइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उन्हीं के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो मान लीजिए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी P है, और लेट अस सपोज दैट P हैज न्यूमेरिकल वैल्यू N1 इन सिस्टम S1। कोई सिस्टम S1 है, उसको S1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड यूनिट विद यूनिट U1, है ना। और P
हैज न्यूमेरिकल वैल्यू n2 इन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट S1 S2 विद यूनिट U2। इसका मतलब कि S1 में, इन S1, जो S1 है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, है ना, उसमें P का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? P इक्वल्स टू N1 U1, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, वही तो है। और P हैज द रिप्रेजेंटेशन इन S2, है ना, S2 जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है वो P, उसको मान लीजिए P, यहाँ P इक्वल्स टू N2 इंटू U2, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट इन द सेकेंड सिस्टम। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी, इसको क्या लिखते हैं? वेलोसिटी को, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, है ना। एंड डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन फॉर्मूला होती है वो क्या है? m0 L t0 अपॉन t, एंड दिस इज इक्वल टू LT माइनस 1, है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। मान लीजिए कि P का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो m टू रेज पावर a, l टू रेज पावर b एंड t टू रेज पावर c है ना। ये जो P का रिप्रेजेंटेशन है वो, इसको ऐसे लिखें, P इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ P, ब्रैकेट इन P का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट नोटेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P इक्वल्स टू m टू रेज पावर a, l टू रेज पावर b एंड t टू रेज पावर c, है ना। ये रिप्रेजेंटेशन है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का। तो हमने ये देखा कि सिस्टम S1 में P का रिप्रेजेंटेशन क्या है? P इक्वल्स टू N1 U1, है ना। और सिस्टम S2 में P का रिप्रेजेंटेशन क्या है? N2 U2, है ना। तो ये है क्या? UN जो है वो N1 इंटू, मान लीजिए कि S1 में इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका मास m1 है और लेंथ l1 है और टाइम t1 है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, यूनिट को जो रिप्रेजेंट करेगा वो m1 टू रेज पावर a और l2 टू रेज पावर b और l1 टू रेज पावर b, t1 टू रेज पावर c है। और ये हो जाएगा आपका सेकेंड सिस्टम में। मान लीजिए सेकेंड सिस्टम में वो उसका मास m2 है और लेंथ l2 है और टाइम t2 है, तो वो m2 टू रेज पावर b, l2 टू रेज पावर b और t2 टू रेज पावर c। क्योंकि जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो दैट विल रिमेन ऑलवेज इंडिपेंडेंट विद सिस्टम, क्योंकि किसी भी सिस्टम में डायमेंशनल फार्मूला वही होगा। फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो मैथमेटिकली वो रिप्रेजेंट करता है, वो तो सेम होगा। अब यहां से चूंकि क्वांटिटी सेम है तो P इक्वल्स टू N1 U1 इंटू N2 U2, है ना। वो तो सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो क्या होगा? ये बराबर होगा, है ना। तो इसका मतलब कि N2 इंटू M2 टू रेज पावर B इंटू L2 टू रेज पावर B इंटू T2 टू रेज पावर C इक्वल्स टू M1 टू रेज पावर B, है ना, M1 टू रेज पावर B इंटू L1 टू रेज पावर B इंटू
T1 to raise power C, है ना, एंड दिस इंप्लाइज N2 इक्वल्स टू N1, है ना, N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 to raise power A, L1 upon L2 to raise power B and T1 upon T2 to raise power C। ये एक जनरल फार्मूला है ना, कि अगर सिस्टम 1 में अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है तो सिस्टम सेकंड सिस्टम में क्या इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसकी एप्लीकेशन हम कैसे लगाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है इसका, है ना, कैसे इसको हम करते हैं। सिंपल एप्लीकेशन इसका हम देख रहे हैं, हम एक ये देखिए फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है, फिजिकल क्वांटिटी वो है फोर्स, है ना, फोर्स ले लीजिए। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, और ये क्या है, मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माने फोर्स इक्वल्स टू है मास इनटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, एंड दिस इसका मतलब कि डायमेंशन ऑफ फोर्स जो होगा, फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ डेल्टा V बाई डेल्टा टी, एंड दिस इज इक्वल टू m इंटू एल टी माइनस 1 अपॉन टी, है ना, एंड दैट कम्स आउट टू बी m l t माइनस 2। मतलब कि फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला हो गया वो m l t माइनस 2 हो गया, है ना, ये हमको पता चल गया। अब देखिए कि हम MKS SI में या MKS A में दोनों में फोर्स का जो होता है वो फोर्स को जो मेजर करते हैं उसको बोलते हैं न्यूटन। न्यूटन 1 न्यूटन डिफाइन होता है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब हम देखिए कैसे यूज करते हैं। SI सिस्टम या MKSA, है ना, इसको ही SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बोलते हैं, 1 एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, में फोर्स की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू न्यूटन, और 1 न्यूटन बराबर हो गया 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये तो SI या MKSA सिस्टम में है। हमको निकालना किस में है कि ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी, ये हो गया हमारा फिजिकल क्वांटिटी 1 न्यूटन, है ना, फिजिकल क्वांटिटी 1 न्यूटन हो गया। तो CGS में, इन CGS सिस्टम we have to calculate the value of 1 न्यूटन। और CGS में क्या है कि इन CGS मास को किस में निकालते हैं, ग्राम में, लेंथ को
सेंटीमीटर, टाइम वो सेकंड में, है ना। तो यहां से देखिए कि हमको n1 पता है, हमको निकालना है n2, n2 इक्वल टू n1 इंटू m1 अपान m2 टू रेज पावर a, L1 अपान L2 टू रेज पावर b, T1 अपान T2 टू रेज पावर c, ठीक ना। और हमको n1 की वैल्यू पता है, वो 1 न्यूटन है। वो इस तरह से डिफाइन है कि अगर 1 किलोग्राम की वस्तु जो है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, एक्सेलरेशन से यूनिफॉर्मली गति कर रही हो, तो उस पर लगने वाला बल का जो मात्रा होती है, द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी और ऑब्जेक्ट विल बी 1 न्यूटन। तो m1 जो है वो kg में है और m2 किस में है, m2 जो है उसी बॉडी का जो मास है वो ग्राम में है। तो सीधी सी बात है, हमको n2 निकालना है, न्यूमेरिकल वैल्यू वो सेकंड सिस्टम में निकालना। तो पहले तो ये n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। m1 1 किलोग्राम की वस्तु है ना, तो उसका जो सेकंड सिस्टम में जो वो होगा, मेजरमेंट होगा, वो 1000 ग्राम होगा अपान 1 इंटू ए। L1 की वैल्यू 1 मीटर माने 100 सेंटीमीटर, 100 ये ग्राम, 100 सेंटीमीटर अपान 1 सेंटीमीटर, है ना, इंटू T1 अपान T2, 1 अपान 1 टू रेज पावर c। अब देखिए कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स जो है वो हमारा क्या है, वो F बराबर mL/T-2 है ना। तो A की वैल्यू क्या हो गई 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू -2। तो यहां पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1000 अपान 1 टू रेज पावर 1, 100 अपान 1 टू रेज पावर 1 इंटू 1 अपान 1 टू रेज पावर -2। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1000 इंटू 100 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 10 टू रेज पावर 5 CGS, है ना, यूनिट, है ना। n2 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, वो n2 इज इक्वल टू 10 टू रेज पावर 5 CGS यूनिट। और CGS में यूनिट क्या होती है, वो परिभाषा से ही तय है। वो क्या है कि वो ये है 1 CGS इज डिफाइंड एज 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, ये हो गया। और 1 न्यूटन आपका वो है 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इसको बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं न्यूटन, इसको बोलते हैं डाइन, 1 डाइन, है ना। इसका मतलब अभी जो मैंने निकाला कि n2 इक्वल्स टू 10 टू रेज पावर 5 CGS यूनिट माने 10 टू रेज पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो 10 टू रेज पावर 5 डाइन, है ना। तो इसका मतलब कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू रेज पावर 5 डाइन, है ना। कितना सिंपल है। तो एक एप्लीकेशन तो ये हो गई, है ना, एक एप्लीकेशन। ऐसे ही जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए इसका, है ना, डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं। जैसे प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है बच्चों, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। और फोर्स की डायमेंशन, इसका मतलब कि प्रेशर की जो डायमेंशन फार्मूला होगी वो डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन फार्मूला ऑफ
एरिया, एंड दिस इक्वल्स टू mlt-2, और एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रीथ L स्क्वायर, है ना। तो दिस कम्स आउट टू बी mlt-2 इंटू L-2 ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा ml-1t-2, है ना। इसका मतलब कि डायमेंशन ऑफ P जो है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, वो ml-1t-2, ये हो गया। अब जरा देखिए कि प्रेशर जो होगा वो MKS में या SI में, MKS या SI में, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेशर, है ना, वो 1 यूनिट जो होगा वो MKS में, है ना, या MKSA या SI, ये क्या होगा 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, है ना, 1 इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं पास्कल, है ना, एक साइंटिस्ट के नाम पे है पास्कल, है ना, 1 पास्कल बोलते हैं। अच्छा, अब देखिए CGS में जैसे निकालना है, CGS में, तो CGS में कैसे निकालेंगे, है ना, ये हमको निकालना है CGS में। तो एक तो फार्मूले से डायरेक्ट निकालते हैं, N2 इक्वल्स टू N1, है ना, N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपान M2 टू रेज पावर A, L1 अपान L2 टू रेज पावर B, T1 अपान T2 टू रेज पावर C। अब देखिए N1 की वैल्यू 1 है, 1 पास्कल, और वहाँ पे M1 जो है वो किलोग्राम है, क्या है, किलोग्राम, तो 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 ग्राम हो जाएगा, और यम इसकी रेज पावर 1 है क्योंकि एक यम की रेज पावर 1 है, और L1 क्या है 1 मीटर है, तो 100 अपान 1 सेंटीमीटर रेज पावर -1, है ना, ये B की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, और T1 और T2 1/1 इंटू -2, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 1000 इंटू ये 100 रेज पावर -1, ये क्या हो जाएगा 1/100, तो 1/100, दिस इज इक्वल टू 10 CGS यूनिट, है ना। इसका मतलब कि 1 पास्कल इक्वल्स टू 10 CGS यूनिट, ये एक और निकल गया। तो ऐसे ही इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। सेकंड जो आपका है वो ये है कि कोई इक्वेशन अगर दिया हुआ है ना, तो वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है ना, डायमेंशनली वो सही है या नहीं। अगर सके डायमेंशनली कोई इक्वेशन सही नहीं है तो वो इक्वेशन कभी नहीं सही होगा। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली सही है तो क्या वो फिजिक्स में वो इक्वेशन सही है, ये जरूरी नहीं है। ये कैसे होगा अभी मैं बता रहा हूं। जैसे आप लोग अब तक 10th में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते आए हैं, ये 3 इक्वेशन से आप भली भांति परिचित होंगे। ऑल ऑफ यू विल बी वेरी फैमिलियर विथ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। v इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी माने वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू, है ना, जब गति प्रारंभ होती है। a क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, a जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ए वेरिएबल भी हो सकता है, वेरी कर सकता है, उस समय इक्वेशन ऑफ मोशन दूसरी होगी। अगर a कांस्टेंट है तो उस समय इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस at। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट u वेग से इनिशियली प्रारंभ करता है
एक्सेलरेशन ए के साथ गति करना, तो आफ्टर टाइम टी the velocity of that object will be given by v equals to u plus at. Similarly, the distance covered by that object in time t will be given by s is equal to ut plus at square. And if that object covers distance s, then and final velocity if v is v, then v square is equal to u square plus twice s. Accelerated, अगर यही रिटार्डेशन होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता है ना, ये माइनस हो जाता। रिटार्डेशन मतलब कि वो डिसेलरेशन होता तो ये माइनस हो जाता। तो अब देखिए एक सिंपल इक्वेशन इसमें लेते हैं, कैसे चेक करते हैं, उसमें एक प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। उस प्रिंसिपल क्या है अपने आप में ही अंडरस्टूड है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वो ये कहता है कि ये इंप्लाई करता है, ये बताता है कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन लेफ्ट हैंड साइड इन LHS, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इन एनी इक्वेशन equals to the dimension of each term in RHS. RHS मतलब क्या है, राइट हैंड साइड, है ना। जैसे ये इक्वेशन है हमारा यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक ना। तो LHS क्या हो गया, वो यस हो गया, और RHS आपका यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ यस इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ईच टर्म यूटी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ हाफ एटी स्क्वायर, है ना, कि सब डायमेंशन बराबर होगी। सब डायमेंशन बराबर का मतलब क्या हुआ कि सभी टर्म एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। नेचर में एक ही फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे द्रव्यमान है तो द्रव्यमान में कभी लेंथ नहीं जुड़ सकता, टाइम नहीं जुड़ सकता, हमेशा मास में मास ही जुटेगा, टाइम में टाइम जुटेगा, है ना, लेंथ में लेंथ जुटेगा, है ना, ऐड होगा, जुटेगा मतलब ऐड होगा। उसी तरह से ये जैसे यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, तो इसका मतलब कि यूटी जो टर्म है ये भी एस के इक्वलेंट है, इसका भी नेचर वही है जो यस का नेचर है। हाफ एटी स्क्वायर का भी नेचर वही है जो यस का नेचर है। अब यहां से देख लीजिए कैसे इसको देखते हैं डायमेंशनली। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है यस इज इक्वल टू यूटी और प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ यस क्या है, लेंथ की डायमेंशन, डिस्टेंस, है ना, और डायमेंशन ऑफ यूटी क्या है, डायमेंशन ऑफ यू इंटू डायमेंशन ऑफ टी, और टी क्या है, टाइम, और यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, एंड दिस इज इक्वल टू एल टी माइनस वन इंटू टी एंड दिस इज इक्वल टू एल, है ना। तो देख रहे हैं कि ये इसके बराबर है। उसी तरह से डायमेंशन ऑफ हाफ एटी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, कोई मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है तो डायमेंशन ऑफ एटी स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। और डायमेंशन ऑफ ए क्या है, एक्सेलरेशन है, तो एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एल। तो हम लोग देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ हाफ एटी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ut and is equal to dimension of s is equal to l। तो डायमेंशनली ये करेक्ट है। अब देखिए इसका ड्रॉबैक क्या है, अगर हम हाफ जो लिखे हुए हैं, ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन जब करते हैं तो इक्वेशन ये डेवलप होती है ना। अगर हाफ की जगह हम कुछ न लिखें, ऐसा लिख दें कि s इज इक्वल टू ut प्लस यन इंटू एटी स्क्वायर। यन क्या है, एनी न्यूमेरिक
न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिक है। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसकी कोई डायमेंशन तो होती नहीं। अगर न्यूमेरिक क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 6 पाई साइन थीटा कास थीटा दैट्स ऑल, है ना, या 2.4 3 कोई भी रियल नंबर है तो कोई डायमेंशन तो है नहीं जब तक उससे कोई क्वांटिटी नहीं जुड़ी हो, है ना। ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। तो हम देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ यस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ut प्लस एन एटी स्क्वायर। तो भी तो इसकी डायमेंशन जो है सब बराबर है ना। इसका मतलब कि अगर कोई भी फिजिकल, अब देखिए एन कोई भी पैरामीटर हो सकता है, बस अर्थ है वो क्या हो, डायमेंशन लेस हो। डायमेंशन लेस कोई पैरामीटर हो, वो 3 हो 4 हो 3.2 हो 4.5 हो, है ना, कुछ भी है। तो n जो है अगर डायमेंशन लेस, कोई कांस्टेंट है डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो उनकी कोई वैल्यू हो सकती है ना। इसका मतलब कि अगर कोई भी, लेकिन ये जो इक्वेशन है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस एन इंटू ए टी स्क्वायर, एन इज इक्वल टू एनी डायमेंशन लेस कांस्टेंट डिफरेंट फ्रॉम 1/2, है ना। तो ये इक्वेशन अगर u और a वही चीज है, a यूनिफॉर्म है, तो ये इक्वेशन अपने आप में सही नहीं है फिजिकली। फिजिक्स में ये इक्वेशन जब इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन करके निकालेंगे तो दैट इज नॉट राइट। इसका मतलब कि एनी इक्वेशन विच इज डायमेंशनली ट्रू, डायमेंशनली करेक्ट, मे और मे नॉट बी करेक्ट इन फिजिकली, है ना। वो फिजिक्स में वो इक्वेशन जो है फिजिकल इंटरप्रिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसकी ड्रॉबैक है। कांस्टेंट को, चूंकि कांस्टेंट की कोई डायमेंशन होती नहीं, है ना, अगर वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो उसकी कोई डायमेंशन होती नहीं, तो वो इक्वेशन में आएगा ही नहीं, है ना। तो उसकी वैल्यू नहीं रख सकते, नहीं निकाल सकते। एक एप्लीकेशन इसका है वो ये है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे पैरामीटर्स पे अगर डिपेंड करती है तो वो कैसे डिपेंड करती है ना। एक फार्मूला जो डेवलप करते हैं, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। कोई है, जैसे सिंपल सा उदाहरण हम ले रहे हैं यहां पे, मान लीजिए कोई ये वॉल है, रूफ है, इससे कोई